नमस्कार, मैं समरभूमि रोहित शर्मा। सीपीआई माओवादी के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है अभी तक, और जिस तरह से लगातार पत्र पर पत्र जारी हो रहे हैं, पत्र उसके जवाब में दूसरा पत्र और फिर उसके जवाब में तीसरा पत्र, इस तरीके से जो एक चीज़ था, जो एक भूमिगत पार्टी के अंदर चलने वाली अंतर्कलह जिस तरह सतह पर निकल के सामने आया है, वह अपने आप में अद्भुत है। देश की जनता इस मामले में कई सवाल को लेकर के किंग कर्तव्य मूर्ख हो रही है कि आखिर चल क्या रहा है और इसका परिणाम क्या निकलने जा रहा है। देश की जनता लगातार इन घटनाओं पर निगाह रख रही है और यही कारण है कि हम जैसे पत्रकारों की भी दायित्व बन जाता है कि उन सवालों को आम जनता के सामने जस के तस प्रस्तुत कर दें। सीपीआई माओवादी के अंदर जो कुछ चल रहा है उसका शुरुआत आपको वेणुगोपाल के उस चिट्ठी से हुआ था जिसे उसने 15 अगस्त को लिखा था और 16 सितंबर को जारी किया था। और उसके बाद जो विवाद छिड़ी है, उस विवाद का परिणाम लगातार नए नए रूपों में दिख रहा है। एक तरफ वेणुगोपाल अपने रुपेश को साथ लेकर के तकरीबन 300 लोगों को लेकर के आत्मसमर्पण कर चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी का एक घरा पार्टी जो है, जो जिसके महासचिव देव जी को बनाया गया है, थिप्परी तिरुपति, यही उनका असली नाम है। और उसके बाद जो चीज़ों को संभालने की कोशिश की जा रही है या जो कुछ चल रहा अंदर में, वह काफ़ी चुनौतीपूर्ण उनके लिए हो सकता है यह वक्त। ऐसे में लगातार जिस तरह से सोनू का पत्र आया था 16 सितंबर को, जिसे उन्होंने 15 अगस्त को लिखा था, उसके बाद से लगातार पत्र प्रतिपत्र जारी हो रहे हैं। जगन ने पहला पत्र लिखा था सोनू के उस पत्र के खिलाफ, जिसमें उन्होंने सीधे सीधे सोनू को गद्दार बतलाया था और बतलाया था कि इनके अंदर जो है 2011 से ही निम्न पेटी बुर्जुआ जो संस्कृति है या फिर नौकरशाही प्रवृत्तियां हैं, वो सब उजागर हो रहा था। जगन के बाद सीधे विकल्प और अभय के नाम से 2 पत्र नाम से जारी होते हैं, एक पत्र, और उसके अगले दूसरे दिन ही जो है विकल्प और अभय मैंने राजू दादा और कोशा दोनों की हत्या हो जाती है। इसके बाद सरेंडर्स का दौर चलता है और अब जाकर के एक और पत्र जारी किया गया है, जो पत्र की आपको जगन के नाम से ही जारी किया गया है तेलंगाना राज्य कमेटी की ओर से। वहीं इस पत्र के जवाब में पूर्वी रीजनल ब्यूरो, जो सीपीआई माओवादी का पूर्वी रीजनल ब्यूरो है, उसने जारी किया है एक प्रेस विज्ञप्ति, जिसने कि जगन के इस पत्र का विरोध किया है। तो क्या है इस मामला, थोड़ा इस पर चर्चा करते हैं और जानते हैं जगन का पत्र क्या है और उनके विरुद्ध जो पत्र लिखे गए हैं ईआरबी की तरफ से, वो पत्र क्या है। आइए इसको जानते हैं। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ आपको, सीपीआई माओवादी ने पूरे भारत को 5 ब्यूरो में बांटा है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट और इसके साथ ही सेंट्रल। तो सेंट्रल में आपको जो दंडकारण्य का इलाका है वो सेंट्रल में आता है। तो जो कुछ भी दमन चल रहा अभी है सेंट्रल में ही चल रहा है, और छत्तीसगढ़ जिसका केंद्र है बस्तर, दक्षिण बस्तर, वहाँ पर केंद्र बनाया जा रहा है। वहाँ बड़े पैमाने पर अभियान सरकार चला रही है। इसमें डीआरजी और तमाम उन लोगों की भूमिकाएं हैं जो कि सरेंडर कर चुके हैं। इसमें वेणुगोपाल जैसे लोग भी शामिल होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। ये बताया जा रहा है कि वेणुगोपाल के ही निर्देशन पर ये पूरा अभियान जो है, जो देव जी के नेतृत्व में सीपीआई माओवादी ने नेतृत्व कर रहे हैं, उन पर अभियान को सेंटर किया है वेणुगोपाल ने। इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि जब वेणुगोपाल ने सरेंडर करने की बात कहा था, तो पार्टी की तरफ से जो विकल्प और अभय के नाम से पत्र जारी हुआ था, उस पत्र में साफ साफ कहा गया था कि आपको सरेंडर करना है सरेंडर कीजिए, लेकिन हथियार पार्टी को जमा कर दीजिए, अन्यथा हम जो है पीएलजीए को आपके पीछे लगा देंगे। लेकिन फिर भी वेणुगोपाल ने सरेंडर किया और उनके हथियार को पार्टी जब्त नहीं कर पाई। अब जिस तरह से फिर जगन का पत्र आया था एक उत्तरी तेलंगाना से, उसमें उन्होंने सीधे सीधे तौर पर वेणुगोपाल को और रितेश को गद्दार ठहराया था और कहा था कि इनको जनता दंडित करेगी। मतलब संभव था कि उनका हत्या हो जाता।
सीपीआई माओवादी का जो ये आह्वान था। लेकिन इससे घबराए हुए वेणुगोपाल और रुपेश जो है वो सीधे सीधे अब जो है माओवाद विरोधी गतिविधि में जुट गए हैं और अब वो चाह रहे हैं, संभवतः ऐसा ही लोग आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि अब वो चाह रहे हैं कि भारत सरकार की फ़ौज जो है, जिसके साथ में कि डीआरजी है या अन्य बहुत सारे सीआरपीएफ है, कोबरा बटालियन है, बहुत सारे खूंखार टीमें हैं भारत सरकार के पास, उनके माध्यम से अब ये सीधे सीधे देव जी के नेतृत्व में जो संचालित किया जा रहा है दक्षिणी बस्तर में माओवादियों का जो मुख्य मैंने हिस्सा है, उस पर हमला करने की कोशिश चल रही है। इसी सिलसिले में जो है दक्षिणी बस्तर में बड़े अभियान को लॉन्च किया गया। इसमें 10,000 फौजें हैं, सरकारी फौजें, और उसकी सहायता के लिए बाकायदा ड्रोन, हेलीकॉप्टर्स या अन्य अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये एक सीधी जंग है और ये युद्ध है, जिसको गृह युद्ध भी बोल सकते हैं आप, है सीधे तौर पर। और उस युद्ध का संचालन एक तरफ वेणुगोपाल जैसे, रुपेश जैसे लोग के नेतृत्व में किया जा रहा है, ऐसा संभावना लोग व्यक्त कर रहे हैं। दूसरी तरफ जनता की तरफ से जो लड़ रहे हैं सीपीआई माओवादी के नेतृत्व देव जी हैं, उनके बटालियन हैं, हिरमा हैं, पापा राव हैं, अन्य बहुत सारे लीडरान मौजूद हैं। नेतृत्व उनका थिप्परी तिरुपति उर्फ देव जी कर रहे हैं, जो कि सीपीआई माओवादी के पूरे नेतृत्व को संभाल रहे हैं। सीपीआई माओवादी के साथ जो संकट चल रहा था, इस संकट के दौर में खड़ी हुई सीधे बांग्लादेश की कम्युनिस्ट पार्टी की पार्टी माओवादी की जो है धारा, वो उन्होंने सीधे देव जी का समर्थन किया है और उनके साथ जो क्रांतिकारी लोग हैं उनका समर्थन किया है, और उन्होंने सीधे तौर पर सोनू को और रुपेश को महागद्दार घोषित किया है, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको बतलाया था, वो जो पत्र जारी किए थे। अब जो मौजूदा पत्र आए हैं, इसमें जगन और पूर्वी रीजनल ब्यूरो का, जो जगन का पत्र 3 नवंबर को आता है और उसके 2 दिन के बाद 5 नवंबर को सीधे ईआरबी की तरफ से एक पत्र जारी होता है। उस पत्र में क्या लिखा है हम आपको बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से। सीपीआई माओवादी के तेलंगाना राज्य कमेटी की तरफ से जो बयान जारी हुआ है 3 नवंबर को, उसमें मजमून में लिखा हुआ है, हम अगले 6 महीने तक युद्ध विराम बनाए रखेंगे। प्रिय लोग, अप्रैल, मई और जून महीनों में तेलंगाना राज्य के सभी राजनीतिक दलों, जन संगठनों, सामाजिक संगठनों ने शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखने के लिए एक बड़ा आंदोलन चलाया है। जन आकांक्षाओं के अनुरूप तेलंगाना राज्य सरकार ने भी सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। इसी संदर्भ में हमने पिछले मई में 6 महीने के युद्ध विराम की घोषणा की थी। इन 6 महीनों के दौरान हमने अपने द्वारा निर्धारित नीतियों और कदमों का ठीक से पालन किया ताकि शांतिपूर्ण वातावरण बना रहे। तेलंगाना समाज भी यही चाहता है कि ऐसा ही शांतिपूर्ण वातावरण बना रहे। इसलिए जनता की इच्छाओं का सम्मान करते हुए हम अगले 6 महीनों के लिए युद्ध विराम की घोषणा कर रहे हैं। पहले की तरह हम अपनी ओर से शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखने का प्रयास करते रहेंगे। हम सरकार से पहले की तरह व्यवहार करने का आग्रह करते हैं। केंद्र की भाजपा सरकार तेलंगाना के वर्तमान शांतिपूर्ण माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। हम सभी दलों, सामाजिक वर्गों, संगठनों, छात्र समुदायों, बुद्धिजीवियों और लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ताओं से आह्वान करते हैं कि वे एकजुट होकर केंद्र सरकार के इस प्रयास का पुरजोर विरोध करें। जगन, ये पत्र जगन की तरफ से जारी किया गया था, जो कि सीपीआई माओवादी के तेलंगाना राज्य कमेटी के प्रवक्ता हैं। और इस में जो युद्ध विराम जो है, जिसकी अवधि समाप्त होने वाली थी, उसको 6 महीने के लिए और इन्होंने एक्सटेंड किया है। इस पत्र के जवाब में 2 दिन के बाद 5 नवंबर को एक पत्र जारी होता है पूर्वी रीजनल ब्यूरो की तरफ से। मैंने बताया था कि पूर्वी सीपीआई माओवादी ने पूरे भारत को 5 विभागों में, 5 ब्यूरो में बांटा है, जिसमें कि ये पूर्वी रीजनल ब्यूरो ने अपना पत्र जारी किया है। पूर्वी रीजनल ब्यूरो वही ब्यूरो है जिन्होंने कि पिछले दिनों 5 राज्यों में, जिसमें कि बिहार, झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़, बंगाल और असम,
इन क्षेत्रों में एक सप्ताह का प्रतिरोध सप्ताह चलाया था और एक दिन का बंद का कॉल दिया था। प्रतिरोध सप्ताह में ही इन्होंने जो है एक आईईडी ब्लास्ट किया था, जिसमें कि एक सीआरपीएफ जवान मारे गए थे, 2 घायल हुए थे। बाद में खबर आई कि दूसरा जवान जो था, जिनका इलाज चल रहा था, वो भी मारे गए। तो इस तरह से बोल सकते हैं कि 2 जवान मारे गए, 1 जवान घायल हुए। तो इस तरीके से ये जो अभियान चलाए थे इन्होंने ही यह ईस्ट रीजनल ब्यूरो की तरफ से ही हुआ था। इसलिए ईस्ट रीजनल ब्यूरो के जो जवाब है उसका जो महत्व है वो भी बढ़ जाता है। इन्होंने जो पत्र जारी, इस पत्र के जवाब में जो पत्र जारी किया है, उस पत्र का मजमून इस प्रकार है। इन्होंने जिसमें कि सीपीआई माओवादी पूर्वी रीजनल ब्यूरो का बयान है, जो 5 तारीख को जारी हुआ था, 5 नवंबर 25 को। ये लिखते हैं, सीआरबी क्षेत्रों की सरकारों के साथ बातचीत जारी रखे हुए है। सीआरबी मतलब सेंट्रल रीजनल ब्यूरो, जो दंडकारण्य इलाका पड़ता है। ईस्ट रीजनल ब्यूरो सशस्त्र और निहत्थे आत्मसमर्पण और अप्रत्याशित समझौतों की कड़ी निंदा करता है। तेलंगाना राज्य समिति की एकतरफा युद्ध विराम घोषणा वास्तव में एक अप्रत्याशित आत्मसमर्पण है। ईआरबी मतलब ईस्ट रीजनल ब्यूरो हमारे पार्टी सदस्यों और क्रांतिकारी लोगों से जनयुद्ध के दीर्घकालीन मार्ग पर अडिग रहने का आह्वान करता है। प्रिय लोग, आगे लिखते हैं ये, पिछले कुछ महीनों में सीआरबी क्षेत्र यानी छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में सशस्त्र और निहत्थे आत्मसमर्पण और अचानक समझौते की घटनाओं ने हमारी माओवादी पार्टी को भारी नुकसान पहुंचाया है। तमाम लोग स्वीकार कर रहे हैं कि काफ़ी नुकसान पहुंचाया गया है। इस जो लगातार 300 रुपेश और वेणुगोपाल के नेतृत्व में जो आत्मसमर्पण की घटनाएं बढ़ी है, वो ईस्ट रीजनल ब्यूरो सीआरबी क्षेत्र में पार्टी नेतृत्व और कार्यकर्ताओं द्वारा आत्मसमर्पण की इन घटनाओं की कड़ी निंदा करता है। केंद्र और राज्य सरकारों ने ऑपरेशन कगार से हुए भारी नुकसान को देखते हुए सीआरबी से शांति वार्ता करने का आह्वान किया है, लेकिन उनके प्रयास विफल होने के कारण वे हताशा और असुरक्षा के कारण आत्मसमर्पण के रास्ते पर चल पड़े हैं। आगे ये लिखते हैं, क्रांतिकारी आंदोलनों में उतार चढ़ाव स्वाभाविक है। संघर्ष की प्रगति में त्याग, कष्ट और बाधाएं अपरिहार्य हैं। हमारी पार्टी अनेक प्रतिकूलताओं का सामना करने के बाद अपनी वर्तमान स्थिति तक पहुंची है। वर्तमान में उत्पन्न हुई भारी क्षति को देखते हुए सीआरबी क्षेत्र के कुछ नेता और कार्यकर्ता पार्टी को छोड़कर आत्मसमर्पण कर रहे हैं। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में पीबीएम माने पॉलिट ब्यूरो मेंबर सोनू, छत्तीसगढ़ के जगदलपुर और कांकेर क्षेत्र में सीसीएम सतीश और तेलंगाना में चंद्रन्ना सीसीएम एसजेडसी और राज्य समिति स्तर के ईआरबी के नेतृत्व में हमारी पार्टी नेतृत्व का आत्मसमर्पण स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि ये पार्टी छोड़ने के परिणाम हैं। तेलंगाना राज्य समिति पहले से ही तेलंगाना सरकार के साथ एक अघोषित समझौते पर पहुंच चुकी है और पिछले 6 महीनों में एकतरफा युद्ध विराम लागू है। राज्य समिति के प्रतिनिधि जगन ने घोषणा की है कि वे अगले 6 महीने तक भी एकतरफा युद्ध विराम जारी रखेंगे। एक स्पष्ट लक्ष्य है जिसका पालन किया जाना है। अगर दोनों पक्षों के बीच कोई समझौता होता है तो वह औपचारिक होता है, लेकिन तेलंगाना राज्य समिति ने बिना किसी सूचना या अनुमति के गुप्त और अनौपचारिक रूप से तेलंगाना सरकार के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। यह अब स्पष्ट है। उन्होंने हमें वहाँ क्या हो रहा है इसकी कोई जानकारी नहीं दी है, ना ही हमारी राय पूछी है। यह बहुत दुखद है। ईआरबी मतलब ईस्ट रीजनल ब्यूरो सेंट्रल रीजनल ब्यूरो में दमन और भय के कारण हो रहे आत्मसमर्पण की कड़ी निंदा करता है। ईआरबी पार्टी कार्यकर्ताओं और क्रांतिकारी लोगों से इस आत्मसमर्पण समर्थक नेतृत्व पर सवाल उठाने और उसका विरोध करने का आह्वान करता है।
साम्राज्यवादी लूट और दमन दुनिया भर में तेज हो रहा है। अपने आर्थिक संकटों से निपटने के लिए साम्राज्यवादी राज्य स्थानीय संघर्षों को भड़काकर दुनिया को हथियारों के बाजार में बदल रहे हैं। परिणाम स्वरूप दुनिया भर में शोषण बढ़ रहा है, मेहनतकश जनता गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है और एक कठिन लड़ाई के लिए तैयार हो रही है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां क्रांति के अनुकूल होती जा रही है। ईआरवी को उम्मीद है कि सीआरवी क्षेत्र में अभी भी संघर्षरत नेता और कार्यकर्ता मजबूत मनोबल के साथ स्थिति को क्रांति के अनुकूल बनाएंगे। पूर्वी रीजनल ब्यूरो के तरफ से ये प्रेस बयान जारी किया गया है 5 नवंबर को। ये 2 पत्र दिखाते हैं कि किस तरीके से पार्टी के अंदर अंतर्कलह बोल सकते हैं इसको आप, या फिर इसको आप बोल सकते हैं 2 लाइन का टक्कर। तो ये 2 संघर्ष चल रहे हैं। इस संघर्ष के परिणाम किस रूप में दिखेंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। अब इसमें एक बात और कहा जा सकता है कि जिस तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी दुनिया में जिस किसी हिस्से में भी संघर्ष किया है, चाहे वो वियतनाम हो, सोवियत रूस हो, सोवियत संघ जो बाद में बना, चीन हो, या फिर जिन देशों में इस तरह की चीज़ें कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में आई है या संघर्ष में आगे बढ़ी है, वहाँ पर बड़े पैमाने पर युद्ध हुए हैं और उस युद्धों में लाखों नहीं करोड़ों लोग मारे गए हैं, जबकि छोटी आबादी उनकी थी। भारत में 140 करोड़ की अगर आबादी है तो निश्चित तौर पर यहाँ पर करोड़ों लोग, यहाँ एक आकलन है कि लगभग 32 करोड़ लोग मारे जा सकते हैं। अगर छोटी क्षति से पार्टी के अंदर इतनी सारे हंगामे हो रहे हैं या वहाँ पर आत्मसमर्पण हो रहे हैं या भय से लोग पलायन कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर सीपीआई माओवादी के सामने बड़ी चुनौती है। अभी तो युद्ध शुरू भी नहीं हुआ है, युद्ध शुरू होने के शुरुआती चरण में ही है। जब इस तरह की हड़कंप है, इस तरह का भयाक्रांत है, तो फिर आगे क्या होगा कौन जानता है। जनता की समस्याएं हर दिन बढ़ रही है। उनके जो जीने का अधिकार है, उनके मानवाधिकार का है हनन रोज हो रहा है। उनकी महिलाओं के साथ बदतमीजियाँ बढ़ रही है। सुरक्षा बल बाकायदा उनके धन दौलत को लूट रही है, उनकी महिलाओं की इज्जत बर्बाद कर रही है, फर्जी इनकाउंटर्स बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में जब संघर्ष की मांग बड़े पैमाने पर लोग ज़रूरत की बन गई है, अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में भी आप गाजा को देखें, छोटा सा हमास है, कितनी 3 साल से लगातार इजराइल अमेरिका जैसे खूंखार ताकतों के सामने डट के खड़ी है, लड़ रही है। ऐसे में अगर सीपीआई माओवादी इन छोटी मोटी नुकसानों से या फिर हजार के लगभग नुकसानों से ही अगर घबरा रही है, डर रही है, थरथराहट बनी हुई है, तो निश्चित तौर पर इन्हें संघर्ष नहीं करना चाहिए। ऐसा भी कुछ कुछ लोगों का कहना है। बहरहाल सीपीआई माओवादी का जो कुछ भी चल रहा है वो यही स्थिति है। सरकार दमन के नए नए हथियार ईजाद कर रहे हैं, हजारों की तादाद में फौजों को भरा जा रहा है। और सीआरबी जो कि सेंट्रल रीजनल ब्यूरो है, इसमें कई राज्य आ रहे हैं, उनके साथ जिस तरह की पूर्ण तरीके से उनको कुचलने की तैयारी चल रही है। इस दरमियान में पार्टी क्या स्थिति कर लेती है और पार्टी से कैसे निपटती है, ये पार्टी के महासचिव होने के कारण देव जी के सामने बड़ी चुनौती होगी। हालांकि कुछ लोगों का यह भी कहना है कि जिस तरह से सोनू ने या वेणुगोपाल पार्टी को ही ख़त्म करने की दिशा में कदम बढ़ाए थे, फिर जब उसमें असफल हो गए तो उन्होंने महासचिव की हत्या करवा करके भी पार्टी में डिवीज़न करने का प्रयास किए, इसमें भी असफल हुए। और इसके बाद उन्होंने जिस तरीके से कुछ 100 लोगों को लेकर के भागे वो, तो इन तमाम चीज़ों को जो देव जी जैसे कुशल नेतृत्व में चीज़ को रोका गया, तो ये भी उनकी सराहना की चीज़ है कि देव जी जैसे कुशल नेतृत्व ने पार्टी को संशोधनवादी होने से बचा लिया और संघर्ष को नई पथ पर ले जाने की तैयारी किए हैं। फिर भी चुनौतियां उनके सामने अभी बहुत बड़ी है। उन चुनौतियों से वह किस तरह से निपटते हैं और किस तरह से कुशलता के साथ जिस तरह से उन्होंने पार्टी को ख़त्म होने से बचा लिया, क्या
अब वो पार्टी की नई चुनौतियों से भी पार कर पाएंगे। जिस तरह से जगन का पत्र आया है, इनके जवाब में ERB का पत्र आया है। इन दो स्टेट कमेटी के बीच के टकराव को देव जी किस तरह से देख पाते हैं, अपने कुशल नेतृत्व से किस तरह इसको समायोजित कर पाते हैं, ये भी बड़ा सवाल होगा उस दौर में जबकि हज़ारों की तादाद में दसियों हज़ार फौज इन लोगों को ख़त्म करने के लिए जंगलों की खाक छान रहे हैं, जंगल जंगल घूम रहे हैं, लोगों की हत्याओं, दमन, दहशत पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ घरे का यह भी कहना है कि अभी जो दक्षिण बस्तर में जो भी पार्टी नेतृत्व हैं या फिर वहाँ पर प्लाटून हैं और हिडमा जैसे नेतृत्व है, इन तमाम लोगों को ख़त्म करने के लिए जिस तरह से CRB क्षेत्र में हज़ारों की तादाद में फौज भेजी गई है, यह वेणुगोपाल और रुपेश के जो शासक वर्ग के साथ मिल करके मिला हुआ है, उसके संयुक्त हमले का यह भी नतीजा है। और इसका एक और स्थिति है, लेकिन एक और महत्वपूर्ण चीज़ जो लोग बता रहे हैं, जो कि पार्टी से जुड़े हुए हैं या पार्टी से नज़दीकी रिश्ता रखते हैं या फिर जो बुद्धिजीवी पार्टी के माओवादी आंदोलन पर गहरी निगाह रखते हैं, वो बताते हैं कि माओवादी को सिर्फ माओवादी ही ख़त्म कर सकते हैं। जिस तरह से CPI में लिबरेशन को विनोद मिश्रा ने ख़त्म किया, लेकिन सरकार ख़त्म नहीं कर पाई, उसी तरीके से माओवादी को सिर्फ माओवादी ही ख़त्म कर सकते हैं। सरकार चाहे कितनी ताकत लगा ले, उसे ख़त्म वो नहीं कर सकती। जितना नुकसान वेणुगोपाल ने पहुंचाया पार्टी को, इतना बड़ा नुकसान सरकार कभी भी CPI माओवादी को आज तक नहीं पहुंचा पाया था। संघर्ष है, युद्ध है, जहां पर इस युद्ध में जनता की तरफ से CPI माओवादी नेतृत्व कर रहे हैं। सरकार है जिसका कि माए बाप पूंजीपति है, सामंती घराना है और अडानी अंबानी जैसे ताकतवर लोगों का हाथ है। इसके साथ ही आपको साम्राज्यवादी ताकतें, इसमें नाटो हैं, ये तमाम बल हैं। इन तमाम बलों के खिलाफ भारत की जनता जो CPI माओवादी नेतृत्व में किस तरह से आंदोलन चला पाती है, यह बड़ा सवाल है, बड़ी चुनौती है। देव जी के सामने ये और बड़ी चुनौती है कि पार्टी के अंदर का संघर्ष, पार्टी के बाहर का संघर्ष, समाजवादी हमलों का दौर, इन दौरों से वो किस तरह से निजात पाते हैं, आगे बढ़ पाते हैं, यह भी एक बड़ा यक्ष प्रश्न रहेगा। चैनल देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और माओवादियों के साथ चल रहे चीज़ों पर अगर आपकी दृष्टि है तो चैनल को ज़रूर देखें और इसको कमेंट भी ज़रूर करें। नमस्कार।